दोस्तों बी सक्सेस प्लस के यूट्यूब चैनल में मैं वीरेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पर्यावरण की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं रेड डेटा बुक। दोस्तों रेड डेटा बुक का टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 100% परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। और पिछली कुछ वीडियो से हम बायोडाइवर्सिटी के सभी पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी में हमने सब कुछ पढ़ लिया है ज़्यादातर, तो आज रेड डेटा बुक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम के चैनल की लिंक को दे दिया गया है। अब वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम के चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमारा एक ईवीएस का ग्रुप है व्हाट्सएप पर, वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब वहां से हमारे ईवीएस के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए रेड डेटा बुक आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मैं रेड डेटा बुक को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि पिछले बायोडाइवर्सिटी में हमने कुछ वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों बायोडाइवर्सिटी में दोस्तों हमने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में जाना था कि जो जैव विविधता जो शब्द था वह किसने दिया था और कब दिया था, ठीक है। और जैव विविधता के स्तर कौन कौन से थे, आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, पारिस्थितिकी जैव विविधता, ये सब हमने पढ़े थे। जैव विविधता के फायदे पढ़े थे, जैव विविधता के ह्रास के कारण पढ़े थे, जैव विविधता के संरक्षण पढ़े थे, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, है ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो और हॉट स्पॉट ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी भाई बहन हमारे रेगुलर हैं तो उन्हें तो पता होगा कि हम पीछे क्या कंप्लीट कर चुके हैं और क्या उन्होंने सीखा है और उनके कितना समझ में आज आने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों जो भी व्यक्ति चैनल पर नए आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप पिछली वीडियो को अवश्य देख लें। उससे पहले हम पर्यावरण एवं सतत विकास के टॉपिक को भी कंप्लीट कर चुके हैं, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के टॉपिक को भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि रेड डेटा बुक होती क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही आता है। तो दोस्तों रेड डेटा बुक जो होती है यह एक ऐसी बुक होती है जिसके पन्नों पर यह दर्शाया जाता है। इसमें 3 तरह के पन्ने होते हैं, वो सभी हम आगे देखने वाले हैं। काम क्या होता है रेड डेटा बुक का वो मैं आपको बताता हूं। तो रेड डेटा बुक में दोस्तों इसके पन्नों पर दर्शाया जाता है कि जो विलुप्त प्रजातियां हैं, जो अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे मानदंड होते हैं, बहुत सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे, उनको दर्शाया जाता है रेड डेटा बुक में, ठीक है। जो हमारे पृथ्वी से जो विलुप्त हो चुका है उसको दर्शाया जाता है रेड डेटा बुक में, ठीक है। तो चलिए रेड डेटा बुक के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं। तो दोस्तों रेड डेटा बुक को जारी कौन करता है, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही आता है। तो दोस्तों रेड डेटा बुक को जारी करता है IUCN और पहली बार 1969 से रेड डेटा बुक को जारी किया गया था, ठीक है दोस्तों। IUCN क्या है, तो IUCN जो संस्था है हमारी, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो IUCN की फुल फॉर्म क्या है सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो IUCN की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। तो IUCN ने सबसे पहले 1969 में रेड डेटा बुक को जारी किया था। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरण संरक्षण संगठन प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो चलिए सबसे पहले हम IUCN के बारे में जानते हैं और देखते हैं IUCN का क्या काम होता है, क्या मिशन है, क्यों इसकी स्थापना हुई थी। चलिए तो IUCN दोस्तों प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है ग्लांट में। ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है ग्लांट, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो डायरेक्ट मुख्यालय भी पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान देना इस पर, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ से कि IUCN का मुख्यालय कहाँ है, ग्लांट में, ठीक है। ग्लांट में आता है कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर ग्लैंड भी लिखा आता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसका जो कार्य है या मिशन है क्या है।
तो दोस्तों ये जो IUCN है, यह विश्व वन्यजीव कोष जो WWF है उसके कार्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वैज्ञानिक रूप से संरक्षण तकनीकी को बढ़ावा देता है। मतलब कहने का ये है कि ये जो IUCN है इसका काम केवल इतना है कि ये जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके संरक्षण को और उसकी तकनीकी को बढ़ावा देता है। और किसके साथ मिलकर? विश्व वन्यजीव कोष WWF के साथ मिलकर। दोस्तों इसके बारे में भी मैं थोड़ा ओवरव्यू आपको यहीं दे देता हूं। विश्व वन्यजीव जो कोष है WWF, ये भी हमारा एक ऐसा संगठन है जिसका जो सबसे पहले इसका जो प्रतीक है वह है जॉइंट पांडा। क्या है? जॉइंट पांडा। इसे आप याद रखना। WWF का जो प्रतीक है वह है जॉइंट पांडा, जो कि विलुप्त प्राणी है, विलुप्त हो चुका है जॉइंट पांडा। और दोस्तों ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है जो वन्यजीव की देखभाल के लिए बनाया गया और उसके रख रखाव के लिए। और ये दोस्तों विभिन्न देशों की एजेंसियों को ये वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है WWF। ठीक है, तो इतना आप याद रखना। वैसे हम जितने भी संगठन हैं और जितने भी हमारे जो समझौते वगैरह हैं वो सब हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं IUCN के बारे में। तो IUCN दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि संसार में लोगों को प्रकृति की विविधता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन और सहयोग देना। ठीक है, तो लोगों में प्रकृति की विविधता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन और सहयोग देने का काम है IUCN का। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना। सतत प्रयोग क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहला जो हमने टॉपिक किया था पर्यावरण एवं सतत विकास, तो वहां पर हमने जाना था सतत विकास होता क्या है। तो सतत प्रयोग का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका प्रयोग इस तरीके से किया जाना चाहिए कि भविष्य में इनकी हमें कमी महसूस ना हो। भविष्य में हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम फालतू वेस्ट ना करें। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है पानी। तो पानी को दोस्तों फालतू वेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि ये एक हमारा ऐसा संसाधन है कि हमें भविष्य में हमेशा हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो इसका सतत प्रयोग करें, जरूरत हो तभी वहां पर प्रयोग करें, अन्यथा वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये तो सभी को हिदायत दी जाती है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे मुख्य जो काम होता है IUCN का तो वह होता है रेड डेटा बुक जारी करना। तो दोस्तों ये जो रेड डेटा बुक जारी करता है तो ये इसका एक मुख्य काम है जो कि आज का हमारा टॉपिक है रेड डेटा बुक। तो दोस्तों रेड डेटा बुक के बारे में चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कि रेड डेटा बुक में क्या क्या होता है, क्या क्या मानदंड होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक सबसे पहला प्रश्न यही है कि IUCN एक सूची जारी करता है जिसे रेड डेटा बुक कहा जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि रेड डेटा बुक को कौन जारी करता है? IUCN करता है। सबसे पहले कब किया गया था? 1969 में किया गया था। ठीक है, रेड डेटा बुक जारी। इसमें सभी प्रकार के जीवों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, जो रेड डेटा बुक है इसमें सभी प्रकार की जीवों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। ठीक है, सर्वप्रथम 1969 से इसको जारी किया गया था रेड डेटा बुक को। और आगे देखते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। रेड डेटा बुक में 3 प्रकार के पेज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नाम तो बुक का रेड डेटा बुक है, लेकिन इसमें 3 प्रकार के पेजों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है हरा पेज, एक होता है गुलाबी पेज, एक होता है लाल पेज। तो ग्रीन पेज, पिंक पेज और रेड पेज के बारे में जानते हैं कि इनका मतलब अलग अलग किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो ग्रीन पेज होता है इसमें जिन प्रजातियों पर खतरा ना हो, हरी झंडी लाइन सफा, ठीक है, तो यहाँ पर खतरा नहीं है। हरी झंडी कब दिखाते हैं? रेलवे वगैरह में आपने देखा होगा कि रास्ता साफ है, आप जाइए, हरी झंडी मिल गई आपको। तो जिन प्रजातियों पर खतरा ना हो वो उनको रखा जाता है हरे पेज में। गुलाबी पेज में रखा जाता है जिन प्रजातियों पर खतरा हो, जिन प्रजातियों पर खतरा हो। और रेड पेज जो होता है, लाल पेज, उसमें रखा जाता है वे प्रजातियां जो समाप्त होने वाली हों या समाप्त हो चुकी हों, जो विलुप्त
होने की कगार पर हों और विलुप्त हो चुकी हों उनको रखा जाता है रेड पेज पर, क्योंकि बुक है हमारी रेड डेटा बुक। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं रेड डेटा बुक के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्त। ठीक है, और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, जो आगे अपकमिंग जो वीडियो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों पिछली कुछ वीडियो में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी को, इकोलॉजी, इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो प्लीज़ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से जाकर हमारी उन वीडियो को अवश्य देख लें। ठीक है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। हमारे चैनल पर पर्यावरण की सीरीज को फुल डिटेल से कराया जा रहा है, आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों यकीन करना और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर दोस्तों हिंदी की सीरीज को भी ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों हिंदी की सीरीज के साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चैनल पर एक बार विजिट करें दोस्तों, देखें हमारे चैनल पर आपको क्या क्या दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए IUCN की जो लाल सूची है यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो रेड डेटा बुक पढ़ रहे हैं तो रेड पेज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, और जो लाल सूची है तो उसमें क्या क्या दिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले विलुप्त प्रजाति को रखा जाता है रेड सूची में, IUCN की रेड सूची में रखा जाता है विलुप्त प्रजाति को। विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं तो दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। तो विलुप्त प्रजाति वह प्रजाति होती है जो पिछले 50 वर्षों से समाप्त हो गई हो, देखी भी नहीं हो, पिछले 50 वर्षों से देखी भी नहीं गई हो, तो उसे कहते हैं विलुप्त प्रजाति। ठीक है दोस्तों, विलुप्त प्रजातियां बहुत सारी हैं, जैसे डायनासोर है, पता होगा आपको डायनासोर तो बहुत पहले के विलुप्त हो चुके हैं। एक पक्षी और है डोडो, मेमथ, लाल पांडा, एशियाई चीता, ब्लू बक। तो ये सब जो हैं विलुप्त प्रजातियां हैं, हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आती हैं वन्य जीवन से विलुप्त प्रजाति, जो जिनके कुछ जीव चिड़ियाघर में बचे हों, बस केवल चिड़ियाघर में बचे हों, जो वन्य जीवन से विलुप्त हो चुके हैं। जो वन होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ से जो प्रजातियां समाप्त हो गई हों और जिनका संरक्षण केवल चिड़ियाघरों में बचा हो, एक दो जैसे प्रजातियां कुछ बची हों, प्रजातियां में से कोई जीव हमारा जो है चिड़ियाघर में बचा होगा, तो वो आती है हमारी वन्य जीव से विलुप्त प्रजाति की लिस्ट में। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति। तो पिछले 10 वर्ष में 90% जीव जिसके समाप्त हो गए हों, पिछले 10 वर्षों के डेटा को देखा जाता है, तो पिछले 10 वर्षों में हमें ये पता चलता है कि 90% जीव इसके समाप्त हो गए हैं और होते जा रहे हैं, बहुत तेजी से घट रही है ये वाली प्रजाति, तो उसको अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति में रखा जाता है। ठीक है, आगे है संकटग्रस्त प्रजाति। तो पिछले 10 वर्षों में 70% जीव जिसके समाप्त हो गए हों, तो उसे रखा जाता है संकटग्रस्त प्रजाति में। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, यही हमारे पॉइंट हैं और ये हमारे बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ठीक है, मेन पॉइंट तो यही है रेड डेटा बुक के। ठीक है दोस्तों, आगे आता है सुवेद। सुवेद क्या होता है? सुवेद में दोस्तों जो पिछले 10 वर्षों में 50% जो जीव हैं वो समाप्त हो गए हों। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट देखिए जरा। अत्यधिक संकटग्रस्त प्रजाति, पिछले 10 वर्षों में 90% जीव उनके जो खत्म हो गए हों जिस प्रजाति के। ठीक है, संकटग्रस्त तो ये अति संकटग्रस्त हैं। ठीक है, फिर है संकटग्रस्त, तो यहाँ 90% था, यहाँ 70% हो गया। ये है सुवेद। ठीक है, तो यहाँ हो गया 50%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है संकट के नज़दीक। तो जिनकी आबादी तेजी से कम हो रही हो, संकट के नज़दीक मतलब संकट उन पर आने वाला है, जिनकी आबादी कम होती जा रही है, तो उन्हें रखा जाता है संकट के नज़दीक वाली श्रेणी में। ठीक है, फिर है कम चिंतनीय, तो जिन पर मतलब जिन पर ध्यान कम दिया जा रहा हो, न्यूनतम ध्यान देने योग्य, जिन पर ध्यान कम दिया जा रहा हो। ठीक है, फिर है आंकड़ों का अभाव, ऐसी प्रजाति जिनका पर्याप्त डाटा ना हो। कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके बारे में अभी मनुष्य को पता ही ना हो, वैज्ञानिकों को पता ही ना हो, तो वो आंकड़ों का अभाव है। ठीक है, तो वे ऐसी प्रजाति हैं, तो उनकी वो समाप्त भी हो जाए तो हमें पता ही नहीं है अभी। ठीक है, तो इस तरह की प्रजाति आंकड़ों का अभाव होता है, तो
ऐसी प्रजाति हैं जिनका पर्याप्त डाटा ना हो, इसमें रखा जाता है। अनाकलित, कुछ स्थानों तक सीमित, जो प्रजातियां जो स्थानिक तौर पर होती हैं, कुछ स्थानों तक ही सीमित होती हैं, वह अनाकलित होती हैं, इनका आकलन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आज हम अपने क्षेत्र में जिस चीज़ को देख रहे हैं, सपोज करिए वो आगे अभी जैसे उत्तर प्रदेश में जो चीज़ पाई जा रही है, ठीक है, जो भी प्रजाति पाई जा रही है वो मध्य प्रदेश में ना हो, है ना, हरियाणा में ना हो, दिल्ली में ना हो, अदर स्टेट में ना हो, तो ये एक स्थानों तक सीमित है, इनका आकलन करना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से होता क्या है, तो सबसे पहले ये जो हमारे जो टर्म्स हैं, जो ये श्रेणियाँ दी गई हैं, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले सूची हमारी तैयार होती है अनाकलित की, जिसमें कुछ स्थानों तक ही सीमित है। जब पता चलता है कि हाँ उस स्थान पर ये वाली प्रजाति पाई जाती है तो उसको रखा जाता है अनाकलित में। फिर उन प्रजातियों का आंकड़ों का अभाव होगा, अरे पूरे आंकड़े नहीं मिलेंगे, हमें पता है उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है, तो और पता किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में पाई जा रही है क्या, झारखंड में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, कहीं है ये प्रजाति, तो आंकड़ों का अभाव होता है, फिर इसको आंकड़ों के अभाव में लाया जाता है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, ये जो सीक्वेंस बनाया है इंपॉर्टेंट है, समझ में आने वाला है आपको अच्छे से। तो देखिए, फिर आंकड़ों के अभाव में लाया जाता है। फिर दोस्तों कम चिंतनीय, तो जब आंकड़ों का अभाव होता है तो चिंता कम करते हैं लोग, है ना, तो चिंता कम होती है तो इसको जो है फिर कम चिंतनीय में रखा जाता है। फिर संकट के नज़दीक में आती है, ये इन पर थोड़ा सा संकट जैसे ही आने लगता है, फिर संकट के नज़दीक में आती है। फिर सुवेद्य में आती है। ठीक है दोस्तों, सुवेद्य में आने के बाद में फिर उसके बाद क्या था हमारा, संकटग्रस्त प्रजाति, फिर संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में आ जाती है। ठीक है, फिर संकटग्रस्त में से फिर हम अत्यधिक संकटग्रस्त में आती है। इस तरीके से ये जो परसेंटेज बढ़ती जाती है, तो ये जो लेवल हमारी इस तरीके से बढ़ती जाती है। इस तरीके से हम स्थानांतरण इनका करते रहते हैं सूचियों में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो रेड डेटा बुक में फिर सबसे लास्ट में आ जाती है हमारी विलुप्त प्रजाति। कहाँ हमें अनाकलित में थे, हम किसी प्रजाति के बारे में हमें पता नहीं था, उसकी देखरेख हमने नहीं की, उसका संरक्षण नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो वह आते आते कहाँ आ गई, विलुप्त प्रजाति पे आ गई और विलुप्त हो गई। अगर हमें पता चल जाता है उसका संरक्षण हम करते हैं। दोस्तों हम संरक्षण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, संरक्षण किस तरीके से प्रजातियों का किया जाता है, इन सीटू और जो एक्स सीटू दोनों पढ़ चुके हैं हम। स्वस्थाने पर स्थाने जो अभ्यारण्य होते हैं उनके माध्यम से, राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के माध्यम से, और जो वनस्पति उद्यान होते हैं, चिड़ियाघर, बीज बैंक, नर्सरी, टिश्यू कल्चर, बहुत सारे ऐसे संरक्षण हैं जिनके द्वारा प्रजातियों का संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं जो जैव विविधता के संरक्षण में, तो ये सब हमने अच्छे से पढ़ा है। अभ्यारण्य किस तरीके से क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, तो प्लीज आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये रेड सूची बनाई जाती है। तो ये हमारा नीचे से सीक्वेंस चलता है इस तरीके से, और विलुप्ति की जो कगार पर विलुप्त जहाँ तक हो जाती है प्रजाति, वहाँ तक इसमें पन्नों पे रखा जाता है। ठीक है, संरक्षण तो जो हमारा देश है, सभी संसार में जितने भी देश हैं सभी ये प्रयास कर रहे हैं जैव विविधता को बनाने के लिए। समय समय पर कानून आते हैं, समय समय पर संधियाँ होती हैं, समय समय पर समझौते होते हैं। ठीक है, सम्मेलन वगैरह ये सब चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जैव विविधता का संरक्षण है ये बना रहे। ठीक है, जैव विविधता बनी रहे, इकोसिस्टम बना रहे, तो इसीलिए ये सब, और जरूरी भी है दोस्तों। पर्यावरण, जब तक पर्यावरण नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे ये बताइए, आप जिंदा रह सकते हैं? हमने इकोसिस्टम में आपको पढ़ाया था, इकोसिस्टम अगर फेल हो जाए तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये आप ये कभी ना सोचें कि ये केवल हम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की प्रजातियों के लिए संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, ये हम अपने लिए संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब कुछ देखते हैं, कुछ प्रमुख विलुप्त प्रजातियां हैं जो मैं हमें अभी बताया था मैंने। जैसे डायनासोर है, डायनासोर के बारे में आपने पढ़ा होगा। डायनासोर बहुत ही करोड़ों वर्ष पहले ही समाप्त हो चुके हैं। एक पक्षी है डोडो, जो कि मॉरीशस में मिलता था। ठीक है, वो भी विलुप्त हो चुका है। मेमथ जो हाथी का पूर्वज था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, हाथी के पूर्वज जो मेमथ किसे कहा जाता है? हाथी का पूर्वज। ठीक है, मेमथ। लाल पांडा जो जॉइंट पांडा मैंने अभी बताया था, WWF जो था हमारा, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वह है हमारा जॉइंट पांडा। ठीक है, एशियाई चीता, ये भी हमारी विलुप्त प्रजाति में है। ब्लू बक जो हमारी एक बतख है,
जिसके सिर पर जो नीले कलर का पता नहीं क्या आगे होता है मुकुट सा, ये विभिन्न प्रकार की हमारी प्रजाति थी, तो ये भी विलुप्त हो चुकी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखना। प्रमुख जो विलुप्त प्रजाति हैं इनमें और भी हैं, ठीक है। तो जो मुख्य थी वो हमने यहाँ पर देखी हैं। आगे कुछ अति संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जिन पर अत्यधिक संकट है, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। जिनमें आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक पक्षी है, शायद ये राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको सारंग कहा जाता है। हिमालय बटेर, हिमालय क्षेत्र में एक बटेर जो हमारी पाई जाती है, इसको अति संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है। भारतीय चीता, ठीक है, गिद्ध को अति संकटग्रस्त प्रजाति में रखा गया है। गिद्ध दोस्तों हमारे जो है बहुत ज़्यादा समाप्त हो चुके हैं। अब इनका संरक्षण जो है चिड़ियाघरों और जो गिद्ध संरक्षण जो केंद्र बनाकर वहाँ पर किया जा रहा है। हमारी एक जो दवा थी, दर्द निवारक दवा थी, उसका नाम था डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है। तो उसके कारण वो जीवों को दी जाती थी, तो उसके कारण जो गिद्धों की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, इससे जो है लीवर इनके खराब हो गए थे। जब ये जीव जंतु जब मर जाते थे उनको खाते थे, तो उससे ये गिद्धों की प्रजाति कम हुई है। डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है, लिख दो एक मिनट ये हटा देता हूँ, डाइक्लोफेनेक सोडियम, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखना। इसकी कमी से गिद्धों की जो प्रजाति है वो कम हुई है, ठीक है। फिर बाद में इसको बंद किया गया था। आगे दोस्तों गंगा सार्क, ठीक है, तो ये भी अति संकटग्रस्त प्रजाति की सूची में रखी गई है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमने रेड डेटा बुक के बारे में जाना, IUCN के बारे में पढ़ा, WWF के बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और प्लीज दोस्तों सुन लीजिए, जाइए मत, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना। हमारे चैनल पर पर्यावरण की सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।